जय हिंद साथियों। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है दिन के 11:03 और ये समय है आपका असिस्टेंट लोको पायलट एनटीपीसी ग्रुप डी और पायलट बैच में केमिस्ट्री की क्लास का। ठीक है मेरे मित्र, तो उम्मीद करता हूं कि जैसा कि टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस और मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर्स। ठीक है मेरे मित्र, कल मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था। तो उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजीत पाल जुड़ चुके हैं, प्रोसेनजीत सरदार जुड़ चुके हैं, अंकुर कुमार जुड़ चुके हैं, सुमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। जय माँ सरस्वती मैम। सुमित कुमार भैया देख लो महाराज मैम है कि सर हैं, उसके बाद फिर आगे की बात किया करो। तुम तो पूरा सिस्टम ही चेंज किए दे रहे हो दोस्त, ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया। ठीक, नेहा कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, विक्की कुमार जुड़ चुके हैं, अतुल कुमार पटवा जुड़ चुके हैं, जय प्रकाश जुड़ चुके हैं, अमित कुमार यादव भी जुड़ चुके हैं, है ना भैया, कमलेश कुमावत भी जुड़ चुके हैं। देखो मेरे मित्र, कल आपने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आपने कल सीखा। और आज हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो कुछ अपवाद हैं यानी कि एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में सीखेंगे। एक मित्र पूछ रहे हैं गुरुजी बायोलॉजी कब होगी, आजाद सिंह। देखो मेरे भाई, पहले केमिस्ट्री कवर कर लो, केमिस्ट्री का एंड चल रहा है, जैसे ही केमिस्ट्री समाप्त होगी वैसे ही बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। देखो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कवर करो, है ना। अब केमिस्ट्री का आखिरी समय चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बाकी है, इसके बाद ही आपकी बायोलॉजी शुरू हो जाएगी। ठीक, और आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा रिवीजन के लिए, तो आप लगे हाथ डेली का डेली क्लास को रिकवर करते जाओ। चलो भैया, हम अपवाद के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अपवाद को समझ लेना क्या होते हैं। अपवाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कॉपर और क्रोमियम के कुछ अपवाद थे, तो उनको हम देखेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से समझना क्लास को, क्योंकि अगर ये अपवाद आपसे पूछ लिए जाएं तो आप इनको सॉल्व कर पाओ। हालांकि मेरे भाई, अपवाद पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों की इच्छा थी कि सर हमको अपवाद बता दो, तो एक एक कॉन्सेप्ट एक एक अपवाद आपको बता दिया जाएगा। देवेंद्र जी कह रहे हैं प्योर कॉन्सेप्ट तो बताते। जी देवेंद्र जी, जैसा आपका आदेश हो उस हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप बता दीजिए कौन से कॉन्सेप्ट रह गए हैं जैसे, तो हम उनको जरूर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमें मालूम ना हो, है ना, हम तो आपसे ही सीखते हैं मेरे भाई। चलिए है ना, मैम पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा, मुस्कान, है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए, अगर हम अपवाद के बारे में मेरे मित्र बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपवाद क्या होंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पिछली वाली क्लास को रिकॉल करना होगा कि हमने किस तरीके से धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रॉन भरे थे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आते हैं तभी आप अपवाद सीख पाओगे। हेडिंग लगा लेते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत मेरे भाई ध्यान से समझना एक एक क्लास को, एक एक कॉन्सेप्ट को, और ध्यान से समझना। और आपको क्लास कैसी लगी ना, तो ये जरूर बताया करो असिस्टेंट लोको पायलट के बैच में, वो जो आपका पायलट बैच है ना, रात में 8 बजे जरूर बताया करो। अगर आपका कोई सुझाव रहता है कि जैसे सर हमसे ये छूट गया या हमसे ये छूट गया तो हम इसको कैसे कवर करें, या गुरुजी इसके बारे में बता दो, तो वो बातें भी आप लिखा करो। और क्लास कैसी लगती ये बातें भी जरूर लिखा करो। देखो, आपका जब एक पॉजिटिव कमेंट हमें मिलता है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन आप जानते हो कि कुछ बच्चे हैं जो निगेटिव कमेंट करते रहते हैं। हो सकता है कि उनको समझ में ना आता हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सत्यता ये भी है कि वो लोग पढ़ते भी नहीं है ना। तो अगर आप पढ़ते नहीं हो फिर आप कहते हो नहीं समझ में आता, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि और बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और आपको क्लास कैसी लगती जरूर बताया करो, है ना। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आता है तो हमें बहुत कुछ
सीखने को मिलता है उससे, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप वो सुझाव भी रखो कि गुरुजी ये जरूर बता दो, ये छूट गया, है ना। चलिए, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है भैया, तो जरूर कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी लगती है ना। अधिकतर बच्चे सेटिस्फाइड है क्लास से, लेकिन जो जिनको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वो अपनी समस्या लिखा करो ग्रुप में। ठीक है मेरे भाई, है ना। कोई समस्या है यहाँ पर? रानी सिंह कह रही है इलेक्ट्रिक सेल। देखो रानी सिंह जी, इलेक्ट्रिक सेल जो मैंने पढ़ाया है वो आपके लेवल तक कंप्लीट है। आप बात करोगे कैडमियम सेल के बारे में, तो कैडमियम सेल से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हालांकि उसमें भी मैंने सेकेंडरी सेल के बारे में आपको बताया। आप चैप्टर देखो एक बार, टॉपिक क्लास देखो। क्लास देखने के बाद अगर आपका कोई इशू आता है तो हमसे पूछो। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर आप सवाल नहीं लगवाते। देखो अभिषेक कुमार जी, आप शायद रेलवे की जो प्रैक्टिस क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है शाम को, उसमें आप आते नहीं हो। शाम को 6:30 बजे असिस्टेंट लोको पायलट की प्रैक्टिस क्लास चलती है ना। तो आप उस क्लास में जरूर आया करो, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, है ना। तभी तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहां पे खाली क्वेश्चंस होते हैं। अभिषेक कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट की शाम को 6:30 बजे, नोट कर लीजिए, असिस्टेंट लोको पायलट की शाम को 6:30 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे क्लास चलती है क्वेश्चंस की। ठीक भैया, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। ठीक है गुरुजी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। अब देखो, अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवादों के बारे में, तो सबसे पहला अपवाद हम देखते हैं किसका, कॉपर का देखते हैं, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम ये दो अपवाद हैं। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम ये जो अपवाद हैं इनको देखते हैं। कॉपर Cu, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 29। ठीक, कह रहे हैं सर आपने इलेक्ट्रिक सेल कब पढ़ाया? देखो भैया, पीयूष कुमार गुप्ता, इलेक्ट्रिक सेल की क्लास का नंबर मैं अभी क्लास के बाद तुरंत डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वो क्लास नंबर आप चेक कर लीजिएगा, उसी में है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है ना, आप चेक करना, मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कि इस नंबर की क्लास है इलेक्ट्रिक सेल की। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक भैया, रिंकू पवार चेक कर लेना, अगर नहीं होगा तो मैं उसको भी कराऊंगा, परेशान मत हो, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको इलेक्ट्रिक सेल का चैप्टर नंबर डालूंगा कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, चलिए। हाँ, मेटल कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्ट्रिक सेल होगा। ठीक है भैया, तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 29 है। अब यहां पे फोकस करो, एटॉमिक नंबर क्या है? 29 है। तो इसका वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए क्या? होना चाहिए, होना चाहिए क्या? देखो, अगर हम देखें तो इसका वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये होना चाहिए। देखो, 9 2 11 6 17 2 9 2 11 6 17 2 19 6 25 2 27 2 29, जिस प्रकार से हमने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो उस हिसाब से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन गुरुजी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थायी नहीं है।
ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। अच्छा, अगर नहीं हुआ है तो परेशान मत हो, बिल्कुल होगी क्लास, है ना। इलेक्ट्रिक सेल की अगर नहीं हुई है क्लास तो होगी। ठीक है, ठीक है नितिन भाई, है ना। मैं एक बार चेक कर लूंगा, शायद मैंने कराई है। ठीक, हो सकता है किसी दूसरे बैच में कराई हो। अगर आपकी नहीं हुई होगी तो इलेक्ट्रिक सेल होगा, आप परेशान मत हो। ठीक भैया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम कोई भी जरूरी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी टॉपिक छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, देखो अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं है। गुरुजी इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, अपवादों के लिए कोई भी अपवाद आए आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अपवाद आए, आप सीधा एक सूत्र लगाओ, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या है वो सूत्र? देखो, अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा इसको, अगर S2D4 का पेयर बन रहा हो, ठीक है मेरे भाई, अगर S2D4 का पेयर बन रहा हो और S2D9 का पेयर बन रहा हो और S2D9 का पेयर बन रहा हो, का पेयर बन रहा हो, तो इसमें परमाणु अस्थायी होगा। परमाणु क्या होगा? अस्थायी होगा। ठीक है भैया, परमाणु क्या होगा? अस्थायी होगा। ठीक ठीक गुरुजी, इसमें क्या होगा? परमाणु अस्थायी होगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है भैया, जो कि संभव नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को, एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कह रहा है कि मेरे भाई, अगर आपका S2D4 और S2D9 का पेयर बन रहा है तो परमाणु अस्थायी होगा, जो कि संभव नहीं है। परमाणु कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो परमाणु को स्थायी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, परमाणु को स्थायी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? स्थायी बनाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे मित्र? स्थायी बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो याद रखना, S2D4 और S2D9 यही है अपवाद के नियम। जहां पर S2D4 का पेयर आ रहा हो और S2D9 का पेयर आ रहा हो तो परमाणु अस्थायी हो जाता है, और परमाणु को स्थायी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? S से एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर देंगे, D में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर हम बात करें तो S मान लिया हमारे सामने, अब इसमें देखो, इसमें पेयर बनना है ना हमारा S2D9 का। कॉपर में, तांबे में 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 29 एटॉमिक नंबर है। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो आखिरी में S2 और D9 का पेयर बन रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि S2D9 और S2D4 का पेयर अगर बने तो इसका मतलब ये जो है ये परमाणु अस्थायी है। इसको स्थायी अगर करना है तो हमें क्या करना होगा? S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किस में डाल देना होगा? D9 में डाल देना होगा। तो अगर अब हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो, कॉपर का नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? कॉपर का नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम लिखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? आप बताना हाँ या ना। समझ में आए तो यस करना, ना समझ में आए तो बिल्कुल ना मत, बिल्कुल सीधी सी बात है, ना कर देना। ठीक, बहुत ध्यान से समझना।
कॉपर का नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर S2D9 का पेयर बनना है, 4S2D9। ठीक, चलो तो अब हम देखेंगे तो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1S2 2S2 2p6। ठीक है गुरुजी। फिर आ रहा है हमारा 3S2 3, ठीक है गुरुजी, 3S2, फिर आ रहा है 3p6। ठीक, 3p6 आ गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं, किससे किससे, S से, S से एक इलेक्ट्रॉन हटा लेंगे। ठीक भैया, तो क्या हो जाएगा, 4S1 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन S से हटा के कहां रख देंगे, D वाले सेल में, यानी कि 3D10 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना? एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, S से हटाया और एक इलेक्ट्रॉन किस में डाल दिया, D ऑर्बिटल में डाल दिया। ठीक है मेरे मित्र, बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस कमेंट करके बता दो जिसको समझ में आ गया हो, जिसको नहीं आया हो ना कर दे। बोलो क्लियर है? बोलिए मेरे भाई, क्लियर हो गई ये बात? अब जरा यहां पर देखो। ठीक, अब देखो अगर अंग्रेजी वाले बच्चे देखेंगे तो मैं उनके लिए लिख देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नई स्लाइड में देखो, इफ वी गॉट ए पेयर ऑफ, देखो इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, इफ वी गॉट ए पेयर ऑफ किसका पेयर मिलेगा हमें, S2D4 S2D4 एंड S2D9। ठीक है मेरे भाई, S2D4 एंड S2D9, देन it will be an unstable atom in this we remove one electron, या हम सीधा ये लिख दें, we transfer one electron from S subcell to D subcell। ठीक है मेरे मित्र, कोई दिक्कत यहां तक? इंग्लिश वाले ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? देखो पीयूष कुमार गुप्ता पूछ रहे हैं, सर कोई ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने की? देखो पीयूष, कल वाली क्लास देखो बहुत अच्छे से, सबसे बढ़िया ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना लो और सीधा एज इट इज। अगर देखो आपको ये याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मेन जड़ क्या है, ये विन्यास याद करो, बस ये सीरीज याद करो कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। जैसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3p आएगा, है ना? और इतना याद रखो कि s सबसेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें p सबसेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और अगर हम बात करें s सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये सीरीज तो आपको याद करनी पड़ेगी मेरे मित्र, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात, है ना? चलो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया, बहुत सारे बच्चों का यस आ रहा है, केवल एक दुर्गेश कुमार कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया, तो इसको विस्तार से देखिएगा दुर्गेश कुमार, इसमें कोई नई चीज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा था कि कल वाली क्लास पढ़ के आना, ये टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला था, लेकिन आप लोग पढ़ के नहीं आए। देखो अगर हम देखें तो दुर्गेश कुमार जी एक बार ध्यान से देखिएगा कि S2D4 और S2D9 का जहां पर आपको पेयर मिले, जहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, यदि उसमें कहीं पर S2D4 और S2D9 देखने को मिले तो वो परमाणु अस्थायी हो जाता है। उस अस्थायीनेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उस परमाणु को स्थायी बनाने के लिए क्या करेंगे, S सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर D सबसेल पर रख देंगे, बस।
डी सबसेल पर रख देंगे। तो अगर हम देखें तो यहां पर आपने देखा पूरे समीकरण में यहां पर हमें मिल रहा है 4s2 यानी कि चौथी सबसेल का s इलेक्ट्रॉन, और d यानी कि d सबसेल में s2 और d9 का पेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, s2 और d9 का पेयर देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्थायी बनाने के लिए इस s से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, किस में रख देंगे, d9 में रख देंगे। ठीक, तो अगर हम इसका नया विन्यास करेंगे तो सब कुछ तो वैसे रहेगा। हमने s से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो यहां पहले 2 थे, तो अब एक बचा कि नहीं बचा। ठीक, अब d में पहले 9 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल के इसमें रखा, तो यहां पे d पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया। नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ कन्हैया, कहां खत्म हुआ मेटल एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक, अभी बाकी है, परेशान मत हो भाई। क्लियर है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें तो ठीक इसी प्रकार से आयनिक विन्यास भी होता है। ये तो हो गया कॉपर का विन्यास आपने देखा। ठीक है मेरे भाई, कॉपर का विन्यास आपने देखा। अगर हम देखें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका देखें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 2 अपवाद मशहूर हैं केमिस्ट्री में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मामले में। तो अगर हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखें तो क्रोमियम CHROMIUM, क्रोमियम यानी कि Cr, जिसका एटॉमिक नंबर मेरे मित्र कितना होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 24। यही है जी गुरुजी, एटॉमिक नंबर 24 है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गुरुजी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d4। यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 गिन के देख लिया करो, पूरे 24 इलेक्ट्रॉन आ रहे कि नहीं आ रहे। 4 2 6 6 12 2 14 6 20 2 22 2 24, ये होगा। लेकिन अब यहां पर देखो मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखो, अब यहां पे देखो कि हमने अभी पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे क्या बात की कि अगर गुरुजी कहीं पर S2D4 और S2D9 का पेयर बने तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बना देगा मेरे मित्र कि ये इलेक्ट्रॉन अस्थाई है। तो अगर हम देखें तो यहां पर S2D4 दिया गया है, क्या यहां पर H2D4 आ रहा है? बिल्कुल गुरुजी यहां पर आ रहा है, आ रहा है सर, ये नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस H2D4 की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थायी नहीं है। ये क्या नहीं है मेरे भाई? स्थायी नहीं है। यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्थायी परमाणु में बदलने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा और D में डालना होगा। क्लियर हो गया? कोई समस्या यहां तक? बहुत ध्यान से देखना। अगर हम देखें तो चलिए हम स्थायी क्रोमियम का समीकरण लिखते हैं। स्थायी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी गुरुजी, देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्थायी समीकरण लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे मित्र? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा गुरुजी, अब इसी में खेल करना है, ध्यान से देखना। 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन हम हटाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, देखो ये 4 का मतलब चौथी कक्षा है और S सबसेल है,
इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 4s1 हो गया। जी गुरुजी कहां चला जाएगा? डी में जाएगा, तो तीसरी सेल में जाएगा, यानी कि चौथी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तीसरी सेल में जा रहा है 3। अब ये गया किसमें? 3d5 में गया। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? वास्तविक क्रोमियम का। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह चमक आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, है ना दोस्त? क्लियर हो गया? कन्हैया कुमार बिल्कुल बेहतरीन ना, है ना? 4s1 3d5। अब मामला आता है गुरुजी, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने अपवाद बताए, ठीक। अब कोई भी अपवाद आपको पहचानना है तो उसका सबसे बढ़िया रामबाण तरीका क्या है कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे उसका? बिल्कुल लिख लेंगे गुरुजी। फिर उसमें हम ये देख लेंगे कि कहीं पर भैया S2D4 या S2D9 तो नहीं आ रहा है। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं S2D4 या S2D9 आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। वहां पर आपको क्या करना होगा कि S से एक इलेक्ट्रॉन उठा के D में डाल देना होगा, बस, और कुछ नहीं करना होगा। बस इतना करना है, चाहे कोई भी अपवाद हो पकड़ में आ जाएगा इन दोनों चीजों से। क्लियर हो गई बात? अब जरा यहां पर देखो, ठीक है मेरे भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अब मामला फंसता है गुरुजी, मामला फंसता है कि जब आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब, जैसे हमने कहा कि कॉपर के 2 आयन के रूप पाए जाते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो कॉपर यानी कि COPPER, कॉपर, कॉपर जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान से सुनो, कॉपर क्या है? मेटल है। कॉपर क्या है? धातु है। तो कॉपर जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, किसी को देगा ना, धातु है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो है नहीं, कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरे मित्र कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? प्लस या माइनस? ये बात हमने पढ़ाया था आपको किस पर? केमिकल रिएक्शन वाले में, अभिक्रिया वाले में, कि धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इसलिए हमेशा धातुओं के ऊपर धन का चिन्ह आएगा। ये क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो क्या होगा? ग्राही होगा। क्या होगा मेरे भाई? ग्राही होगा। उसके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो, देखो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अगर तुम Cu+ में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चिपका दोगे ना तो मामला गलत हो जाएगा। Cu+ में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आयन आ चुके हैं। यहां पर क्या आ चुके हैं मेरे भाई? देखो हर चीज को गहराई में पढ़ो, गहराई में पढ़ोगे तब रेलवे का पेपर निकलेगा। इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं। आपको जो लग रहा है ना, जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं या जो टॉपिक छूट गए हैं, उसके लिए परेशान मत हो, सिलेबस खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन कवर होगा, एक एक टॉपिक कवर होगा। और जो टॉपिक फिर मैं नहीं करा रहा हूं, इसका मतलब ये मान लीजिए कि वो रेलवे में नहीं आने वाला टॉपिक है। जो रेलवे में आने वाला टॉपिक है उसको कतई नहीं छोड़ा जाएगा। आप इस चीज को समझो, ठीक है भैया, है ना? तो एकदम परेशान मत हो। आपने कहा इलेक्ट्रिक सेल सर नहीं कराया, तो मुझे जहां तक याद है मैंने इलेक्ट्रिक सेल कराया है। लेकिन अगर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक सेल की क्लास नहीं होगी तो मैं इलेक्ट्रिक सेल भी उसमें कराऊंगा। परेशान मत हो, इलेक्ट्रिक सेल से क्वेश्चन बनते हैं, मैं इलेक्ट्रिक सेल जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन अगर कराया होगा तो मैं आज टेलीग्राम में मैसेज भी कर दूंगा कि इस नंबर की क्लास आप लोग देख लो, ठीक है भैया? परेशान ना हो। यहां पर समझ में आया? अब देखो इसका आयनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से चेंज होगा। क्यों होगा मेरे भाई? देखो अगर हम देखें तो इसने क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन कॉपर ने दिया है, लेकिन शर्त यह बनती है कि गुरुजी ये इलेक्ट्रॉन गया किस सेल से है, ठीक है?
देखो ध्यान से समझो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपने क्या लिखा था, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, ठीक, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और ये फलाना ढिमाका, ठीक। तो अगर हम देखें तो यहां पर कितनी कक्षाएं हैं, 4 कक्षाएं ना, अधिकतम 4 कक्षाएं हैं, ठीक है गुरुजी। देखो अब बहुत ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितनी कक्षाएं हैं कॉपर की, 4 कक्षाएं हैं, बिल्कुल। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो ये है, मैं फिर बना के चित्र बताता हूं, ये परमाणु है, एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो 4s तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है मेरे भाई। देखो अगर हम लिखें तो 1s2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6, 2s2 2p6 और 3s2 3p6, 3s2 3p6, ठीक है गुरुजी। और क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d10, यही है 4s1 3d10, 4s1 4s1 3d10, जी गुरुजी। कोई समस्या यहां तक? देखो ये है, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, इससे ये समझ पा रहे हो कि भैया कॉपर का जो परमाणु होगा उसमें 4 कक्षाएं होंगी, क्यों, चौथी कक्षा जा रही है ना एस तक, जी गुरुजी। तो अगर हम देखें तो इसका परमाणु अगर हम बनाए तो मेरे मित्र कैसा बनेगा, बिल्कुल ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई और ये हो गई भैया चौथी कक्षा। यही होगा परमाणु किसका, कार्बन का, कॉपर का, ठीक है गुरुजी। अब अगर हम देखें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में मेरे भाई इलेक्ट्रॉन है 1s2, पहली कक्षा में कितने, ये पहली कक्षा है तो 1s2 इलेक्ट्रॉन, ठीक गुरुजी। दूसरी में कितने हैं, 2s2 2p6, यही तो है 2s2 2p6 दूसरी कक्षा में, ठीक। अच्छा गुरुजी तीसरी कक्षा में देखें तो 3s2 3p6 और 3d10, तीसरी कक्षा में क्या है, 3s2 3p6 और 3d10, यही है। देखो तीसरी कक्षा में 3s2 3p6 3d10, ठीक है भैया। अच्छा चौथी कक्षा में कितना है, 4s1, 4s1। देखो अब ये कॉपर का जो प्लस का साइन बना है ये बता रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो सबसे बाहर वाली सेल से जाएगा, यानी कि इस चौथी सेल से जाएगा, इस चौथी सेल से ही तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, फिर उसके अंदर वाली सेल से जाएगा, फिर उसके अंदर वाली सेल से जाएगा, फिर उसके अंदर वाली सेल से जाएगा, लेकिन सबसे पहले किससे जाएगा, चौथी सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल। तो अगर चौथी सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कॉपर किसी को, यानी कि दान में दे देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे कॉपर के पास चौथी सेल में, 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अगर हम देखें तो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब चौथी उपकक्षा से या चौथी कक्षा से लिखेंगे, है ना भाई, जब चौथी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कॉपर का, तो Cu+ का विन्यास क्या होगा, विन्यास क्या होगा मेरे मित्र, देखना अंग्रेजी में लिख देता हूं अंग्रेजी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+, ठीक, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो कुछ नहीं हो जाएगा गुरुजी,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। ये हो जाएगा हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? Cu प्लस का। देखो एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई बात? अच्छा गुरुजी, अब मान लो भाई कॉपर के एक तो Cu प्लस चिन्ह हमने देखा है कॉपर में, और दूसरा क्या देखा है मेरे मित्र? दूसरा हमने देखा है Cu डबल प्लस। यानी कि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता ही है, कभी कभी कॉपर क्या करता है मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करता है। तो अगर मान लो मेरे मित्र, अब ध्यान से सुनना, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बचना नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको समझ में ना आया हो। यानी कि जब क्वेश्चन आप करो तो सारे कॉन्सेप्ट से आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, देखो अगर हम देखें कि मान लो मेरे दोस्त, अब जो है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Cu के ऊपर डबल प्लस है। योगेश कह रहे हैं S0 क्यों है? देखो मेरे योगेश भाई, S0 इसलिए है क्योंकि ये जो चौथी कक्षा है ना 4s1 वाली, इसी से तो कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हमने लिखा है Cu प्लस तो इसका मतलब क्या है? कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहां से देगा कॉपर? इस कक्षा से देगा, इससे देगा, या इससे देगा, या इस वाली कक्षा से देगा। तो कॉपर मेरे भाई योगेश कहां से दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहां से दिया जाएगा? सबसे पहले बाहरी वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर-बरी नियम का यह सिद्धांत है, जब तक एक सेल भर नहीं जाएगी तब तक दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बोर-बरी नियम का भी यह सिद्धांत है कि यदि कोई भी धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी धातु को देगी तो वो सबसे बाहरी वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन देना प्रारंभ करेगी। यानी कि सबसे पहले सबसे बाहरी वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसके दूसरी अंदर वाली कक्षा से, फिर उसके अंदर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। बात समझ में आई योगेश? तो अगर हम देखें तो S1 जो है ये चौथी कक्षा है, इससे पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया ना। ठीक, इसलिए यहां पर जब S1 से 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया चौथी कक्षा से, तो अब चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 0 बचे, इसलिए हमने लिखा 4s0। बात समझ में आई योगेश? अगर आपको योगेश क्लास समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में यस करके बताओ कि हां सर क्लियर हो गया, S0 क्यों आया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया? ठीक सर, 4s लिखने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्रशांत सिंह यार, आपको दिखाना पड़ेगा। ये 4s0 क्या बता रहा है? ये 4s0 इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बात बताना चाहता है 4s0। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, बोलिए योगेश क्लियर हो गया? चलिए, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रह रहा है तो बिल्कुल आप पूछिए, लेकिन रहने ना पाए कोई चीज, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम साफ रखो। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इस पे ध्यान दो। अब यहां पर कॉपर क्या कर रहा है भाई? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन Cu प्लस 2 दे रहा है। अब देखो, अगर हम देखें तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? फिर से वही सिस्टम, कॉपर क्या करेगा मेरे भाई? सबसे पहले चौथी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन देगा। नियम यही कहता है ना, सबसे पहले बाहरी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके अंदर वाली सेल से 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर हम देखें तो चौथी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन देगा बिल्कुल, यानी कि पहले तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जी गुरुजी, लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो अब हम आएंगे इस वाली सेल पे, यानी कि तीसरी वाली सब सेल पर। इस पे आएंगे तीसरी वाली सब सेल पर। अब तीसरी वाली सब सेल पे हमारे पास 3 सब सेल हैं। कौन कौन सी? S है, P है, D है। ठीक है ना भाई? अगर हम बात करें तो तीसरी वाली में हमारे पास क्या है? 3s2 है, 3
P6 है और 3D10 है। अब जरा देखो क्या है, 3D10 है, 3D10 है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गया मेरे भाई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो 4, देखो हिमांशु चौहान ये बात मैं कॉपर के बेस पर बता रहा हूं, तो ये जितने भी, अब Na+ भी यही काम करेगा, सोडियम, है ना। तो तरीका क्या है, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, फिर आप किसी भी तत्व में लगाओगे सब में काम करेगा ये, है ना, कोई दिक्कत यहां तक। इसको कहते हैं आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है मेरे भाई, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, लिख लो पहले, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये है सिस्टम। ठीक, कोई दिक्कत, यानी कि आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हिमांशु चौहान हर जगह काम करेगा, एक तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे आप तरीके से समझोगे, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, अगर हम देखें तो 4s से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन किससे निकालें, s वाली सबसेल से निकालें गुरुजी, कि p वाली सबसेल से निकालें, या d वाली सबसेल से निकालें, मामला ये भी आएगा ना हमारे सामने, ठीक। तो अब देखो अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरी सेल में 3 सबसेल हैं, एक s है, एक p है, एक d है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई कॉन्सेप्ट। अब जरा देखो अगर हम देखें तो अब वो कौन कह रहा है, एक कोई कह रहा है सर गिनना उनको, रेखा सिंह सेमरा, यहां पर आप कह रही हो कि एक इलेक्ट्रॉन गिनिए। देखो मेरे भाई रेखा सिंह जी, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसी को, तो हमारे पास अगर पहले 29 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 28 बचेंगे, इसमें गिनना क्या। देखो 10 6 16 2 18 6 24 2 26 2 28, एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट किया है ना मेरे भाई, तभी तो 29 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब 28 बचे कि नहीं बचे। इसलिए आप यहां पर हमको बता रही है गिनिए, Cu+ भी तो लगा हुआ है ऊपर, ये भी तो देखो रेखा जी, ठीक है ना, समझ में आया गिनने का कॉन्सेप्ट। देखो अब अगर हम यहां पर बात करें तो 3s2 3p6 3d10 है, इसमें भी कौन सी सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जो सबसेल सबसे बाहर होगी, यानी कि s सबसे अंदर है, उससे बाहर है p, उससे बाहर है d, तो यानी कि हम d का एक इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, किसको, दूसरे को देने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन हमने 4s से दिया और एक इलेक्ट्रॉन हम किससे देंगे, 3d10 से देंगे, 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 3d9 बनेगा। बिल्कुल गुरुजी, तो हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, देखो कॉपर का Cu++ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9, ये है आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। बोलो क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है। ठीक, एक होमवर्क है आपके लिए कि आप हमें घर से निकाल के लेकर आना किसका, सोडियम का Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na+ का तुम निकालना, क्यों, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, हल्का सा नंबर है, छोटा सा नंबर है, आप इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओगे तो बेहतर लगेगा हमको, ठीक है मेरे भाई। ये रही बात पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब यहां पे एक चीज और आप समझ लो कि कौन सी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक कितने होते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लो। अमित जी का प्रश्न है, Cu++ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अस्थाई नहीं हो जाएगा। देखो अब आपने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई होने के लिए शर्त क्या थी, s2d4 और s2d9, ये थी, बिल्कुल गुरुजी। तो अगर हम देखें तो यहां पर d9 तो है बिल्कुल, लेकिन क्या यहां पर s2 है, तुम बताओ अमित जी,
यहां पर क्या S2 है, अगर S2D9 बनता तो बिल्कुल अस्थाई हो जाता, लेकिन वहां पर S0 है मेरे भाई, वहां पर क्या है, S0 है, तो S0D9 स्थाई नहीं होगा, S0D9 अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई कौन होगा, S2D9। अब देखिए मैंने इसीलिए कहा था बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, S2D4 और S2D9 होगा, S0D4 या S0D9 थोड़ी नहीं होगा अस्थाई। समझ में आई बात अमित? ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर एक चीज अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। आजाद चौहान कह रहे हैं 3D पे 9 हो जाएगा तो अनस्टेबल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि कॉपर खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, यहां तक बोलो, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, चलो यहां तक डन है। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात करें मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, यार वो भी रहा जा रहा है टॉपिक। अमित कुमार यादव नाम तो ले लिया है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? अनस्टेबल क्यों नहीं होगा? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के बारे में, कि कौन सी सबसेल में कितने कक्षक होंगे, यानी कि किसी उपकक्षा में कितने कक्षक होंगे। देखो याद रखना इसको भी, किसी उपकक्षा में कितने कक्षक होंगे, कितने कक्षक होंगे। जी गुरु जी, अगर हम बात करें तो मेरे मित्र, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल। जी गुरु जी, अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो पहली उपकक्षा S है, तो S के कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, S में कितने होंगे, एक ऑर्बिटल होगा। जी गुरु जी, ठीक। दूसरी उपकक्षा क्या है, P है, तो P के कितने ऑर्बिटल होंगे मेरे भाई, P में होंगे 3 ऑर्बिटल। ये जो खाली डिब्बे दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि कक्षक कहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो P में कितने होंगे, 3 होंगे, तो गुरुजी 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3, यानी कि कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। हिंदी वाले कक्षक लिख लेंगे। ठीक, चौथे में क्या हो जाएगा, चौथे में देखिएगा फोर्थ, यानी कि SP के बाद D में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे पास, D में हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, D में कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल हैं, यानी कि 7 कक्षक हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, F में कितने हो जाएंगे मेरे भाई, F में हो जाएंगे, नहीं ये D था ना, D में 5 होंगे, सॉरी, D में कितने हो जाएंगे मेरे भाई, D में हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल, D में कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4, D में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है भैया, और F में कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, F में हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल। बोलो किसी को कोई समस्या? कक्षक। अब तुम एक चीज मेरी मान लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता तुम्हारा रेलवे में, असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे NTPC हो, चाहे टेक्नीशियन की नौकरी हो, चाहे जिसकी नौकरी हो, इससे बाहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक प्रश्न चला जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है मेरे भाई,
यहां तक क्लियर हो गई बात, है ना। आज मैंने पूरी क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दे दी, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से समझा है। अगर नहीं समझा है तो मेरे भाई क्लास एक बार पुरानी फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। क्लियर है इतनी बात। आज की क्लास कई लोगों को कठिन भी लगी होगी, मैं मानता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, छुड़ाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डीप में बढ़ाया, आपको गहराई में पढ़ाया है। ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो देखो, एस ऑर्बिटल में, एस उपकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, पी में, डी में 5 और एफ में 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसमें पहले इन कक्षाओं में, उपकक्षाओं में, कक्षकों में देखो, ऑर्बिटल्स में पहले, ऑर्बिटल्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर यदि इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, फिर यदि इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, रह जाते हैं, तो पुनः एक एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, पुनः 1 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में और भरेंगे, सभी ऑर्बिटल में और भरेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस। ऐसा नहीं कि 3-3 घुसेड़ दो, ऐसा नहीं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस, इसके अलावा नहीं। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, है ना। रंजीत वगेले जी, देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके लिए हम रोज शाम को 6:30 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर क्लास लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। रेलवे के ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, साइंस का, है ना। तो आप वहां पर आइए, वहां पर देखिए, वहां पर आपको क्वेश्चंस की सारी क्लास मिलेगी। लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज 11वां या 12वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है मेरे भाई, देखनी पड़ेगी ना दोबारा, लेकिन देखिएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे आगे नहीं आएगा। कल हम चालू करेंगे फिर मेटल, निष्कर्षण और ओर को। ठीक है मेरे भाई, है ना। मेटल यानी कि धातु, अयस्क और निष्कर्षण को कल हम चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो कोई समस्या नहीं है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा ग्रुप में, समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आज की क्लास कठिन तो है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कठिन है, क्या करें, जरूरी है आपके लिए। आपके लिए जो जरूरी है वो भले ही आपको कठिन लगे, मेरा फर्ज है कराना, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। चाहता तो इसको छोड़कर आगे भी बढ़ जाता, लेकिन ये पेपर में आता है, ये कॉन्सेप्ट में आता है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कवर कराए, है ना। और आएंगे रेलवे में, डीप में आते हैं, गहराई में क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक, मेटल नॉन मेटल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मेटल, नॉन मेटल और इसके ओर्स और अयस्क जो हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। एक टॉपिक आपका ये बचा है मेटल एक्सट्रैक्शन एंड ओर वाला, यानी कि धातु, अयस्क और निष्कर्षण वाला। और एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कार्बनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड और इसके यौगिक, है ना। कार्बन का बचा हुआ, 2 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे, बस, है ना। इलेक्ट्रिक सेल का हमको देखना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक सेल छूट गया। अगर इलेक्ट्रिक सेल छूट गया होगा तो उसकी एक क्लास लगाएंगे, और डॉबर्नियर और न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल की एक क्लास लगा देंगे। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोगों ने परेशान कर दिया, इसलिए मैं उसकी क्लास लगा रहा हूं। उससे क्वेश्चन नहीं आते, डॉबर्नियर और ऑक्टेट रूल से। मैंने आपको जितना पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन आपको रेलवे में नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मुलाकात होगी कल दोपहर में 11 बजे फिर से। धन्यवाद।